हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देख लेना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो HSSC एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इनमें से कौन से ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और साथ में मंगल। ये जो चार ग्रह हैं आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं ये चारों ग्रह, और ये सूर्य के नजदीक भी होते हैं। तो आंतरिक ग्रह तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के अंतर्गत जो है कौन कौन आएंगे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों ग्रह जो है बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और ये है ना सूर्य से दूर होते हैं, आकार में भी काफी बड़े होते हैं, और है ना ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपग्रह मानव निर्मित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इनमें से जो है इनसेट, IRS, एडुसेट, ये जो तीनों ही ग्रह हैं ये मानव निर्मित उपग्रह है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन से ग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, प्लूटो। प्लूटो को जो है बोना ग्रह कहा जाता है। 2006 में है ना, 2006 में जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बोने ग्रहों में शामिल कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि देखो जब आप ग्रहों की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं वो उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। आपने उसमें एक शब्द और देखा होगा ना, निश्चित पथ। सूर्य के चारों ओर जो निश्चित पथ पर जो चक्कर लगाते हैं ना उनको हम ग्रह कहेंगे, जो पिंड। यानी कि निश्चित पथ का मतलब है हर ग्रह की एक कक्षा होती है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी स्वतंत्र कक्षा है, वो अपनी ही कक्षा में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे की कक्षा में वो घुस जाते हैं, नहीं। तो प्लूटो जो ग्रह था ना इसकी अपनी स्वतंत्र कक्षा नहीं है, नहीं बना पाया ये दूसरे जो ग्रह होते हैं ना उनकी कक्षा में घूमता था सूर्य के चारों ओर, इसलिए जो है इसको बोने ग्रहों में शामिल कर दिया था, वरना 2006 से पहले इसको भी ग्रह का दर्जा मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, दीवान। अकबर के शासनकाल में वित्तीय अधिकारी को जो है दीवान कहा जाता था। और सूबा किसे कहते थे अकबर के शासनकाल में? तो जो प्रांत होते हैं ना, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और जो प्रांतों के प्रशासक होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। और अकबर की शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था है ना पूछी जाती है, इसमें मतलब किसको क्या कहते थे, किसको क्या कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कुछ शब्द अभी भी बचे हुए हैं, अगली वीडियो में करवाऊंगी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को जो है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों, और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मेहरुनिसा से कब विवाह किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बी, 1611। जहांगीर ने जो है मेहरुनिसा से 1611 में विवाह किया था। और जो नूरजहां है ना उसी का नाम मेहरुनिसा है। नूरजहां मेहरुनिसा का नाम नहीं था, बल्कि ये जो मेहरुनिसा थी ना जहांगीर की पत्नी, इसको नूरजहां का खिताब मिला था, इसलिए जो है इसको नूरजहां कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, नूरजहां के सम्मान में जो है जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जो नूरजहां जो अभी मैंने बताया, मेहरुनिसा भी एग्जामिनर लिख सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल इनमें से किस में सबसे अधिक होती है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा ए हो जाएगा, द्रव, गैस, और इन दोनों में से जो है ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होगी। जैसे स्टील, ऑप्शन में आपको स्टील मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, गैस, पानी। तो पूछेगा कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा है ध्वनि की चाल? तो वो सबसे ज़्यादा स्टील में होगी, क्योंकि स्टील ठोस है, लोहा भी लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, 1799। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 4 मई 1799
99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और जो है ना टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और इसको ना शेरे मैसूर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। और इसके जो राजसी झंडे थे ना, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे थे, उन पे भी जो है शेर की तस्वीर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सी अकबर। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। और तुलसीदास ने ना बहुत सारे लगभग 25 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से जो है विनय पत्रिका और रामचरितमानस काफी फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किसकी राजधानी थी, तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। और वर्तमान में हम्पी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जो है ये हम्पी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये शब्द किसने कहे थे, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये शब्द जो है एडम स्मिथ ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात ना हो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात कोई भी ना हो तो फिर उसको बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि हमारा देश है, व्यापार भी करता है निर्यात भी करता है। जैसे अब भारत दूसरे देशों से व्यापार करना यानी कि कुछ खरीदना और निर्यात करना यानी कि कुछ बेचना बंद कर दे, तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस को किस श्रेणी में रखा गया है, CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बांस को जो है घास की श्रेणी में रखा गया है, एक प्रकार की घास ही है ये बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसको जो है हम WW को WWW3 भी बोलते हैं। और हिंदी में वर्ल्ड वाइड वेब को क्या कहेंगे, विश्वव्यापी वेब कहेंगे इसको। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉम बर्नर्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा बी हो जाएगा, 5। मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो 5 राज्य हैं यहाँ से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, बाबर। बाबर जो है भारत में प्रथम मुगल शासक था। और बाबर ने जो है ना 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोधी वंश को पराजित किया था और फिर मुगल राजवंश की स्थापना हुई थी। और 1530 तक जो है इसने राज किया था। उसके बाद जो है इसका पुत्र हुमायूं वो गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे तम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सी, असम। मे दम में फाई जो है असम राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राजस्थान। तेरह ताली नृत्य जो है राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह कुल किस नीति किसने अपनाई थी, राइट ऑप्शन बच्चों हमारा बी हो जाएगा, बाबर। सुलह कुल की नीति जो है बाबर ने अपनाई थी और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जमुनापरी। जमुनापरी बकरी जो है दूध उत्पादन में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। और ये बकरी ना भारतीय, इसकी नस्ल जो है ना जमुनापरी की भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप की डेफिनेशन कल मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसकी दूध देने की क्षमता है ना, दूध की उत्पादन क्षमता जो है लगभग 3 kg है। और इसके ना डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे माने जाते हैं जमुनापारी बकरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है, तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा सी हो जाएगा, वृद्ध हिमालय श्रेणी। हिमालय की श्रेणी में जो है वृद्ध हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया, तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा सी हो जाएगा, अकबर। इतिहासकारों ने जो है राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया था। इतिहासकारों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने जो है ना इतिहासकारों ने माना कि 1000 साल तक सभी भारतीय शासकों में सबसे महान थे। और ना मुगल अकबर जो है मुगलों में भी सबसे महान शासक थे। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना
पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा सी हो जाएगा। 1969 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये सिनेमा जगत में दिया जाता है ये पुरस्कार। और बच्चों कल मेरी वीडियो नहीं आएगी, तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि भैया मैम वीडियो नहीं डाल रही है, पहले ही मैं बता रही हूँ, कल वीडियो का वेट मत करना। परसों मेरी वीडियो आएगी सुबह 9 बजे से पहले, 8 और 9 बजे के पहले कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन है ना मैं 2 बार करवा चुकी हूँ, पर इस पर ना बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको ना अच्छे से समझा देती हूँ। देखो 2 बार मैं इस क्वेश्चन को डाल चुकी हूँ। जब परसों वाली वीडियो में मैंने ये डाला था तो मैंने पूर्वी गोलार्ध आंसर दिया था, कल वाली में मैंने इसको उत्तरी गोलार्ध आंसर दिया था। तो देखो परसों जो मैंने वीडियो डाली थी, कल से पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने गलती से इसको पूर्वी गोलार्ध बोल दिया था, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला था। प्लीज़ आप बार बार ऐसा फील मत करवाया करो। लेकिन कल मैंने उत्तरी गोलार्ध बोला, तो अब बच्चे बोल रहे मैम ये तो उत्तरी गोलार्ध भी गलत है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कुछ क्वेश्चन आप सिर्फ ना रट्टाफिकेशन करते हो, एग्जामिनर पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछता, जो आपने की उसका जो प्रॉपर आंसर है उससे ना उस घुमा लेता है वो, कि उसके नज़दीक जो चीज़ होती है ना वो हमारा आंसर होता है। और ज्योग्राफी में तो खासकर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया था। अब क्यों बताया था? देखो भारत है ना, भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी। ऑप्शन में आपको ना ऐसे लिखा मिलेगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो आपका आंसर ये रहेगा। लेकिन अब एग्जामिनर ऐसे नहीं डाल रहा, क्योंकि पीछे जब रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, तो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध उसने लिखा ही नहीं ऑप्शन में। उसने एक तो ऑप्शन ये डाल दिया, एक ये डाल दिया, और एक ये डाल दिया, ये भी नहीं डाला, इसकी जगह उसने उपरोक्त सभी लिख दिया। तो फिर हमारा आंसर अब आप बताओ कौन सा होगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो हम आंसर लगाते हैं ना, या फिर छोड़ के आ जाते हो? अब जो मेहनत करते हैं ना बच्चों, जिसकी अच्छी तैयारी, उसको पता है कि एक नंबर कितनी मेहनत से मिलता है। तो अब जब उसने दिया ही नहीं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो आप कहाँ से लगाओगे आंसर? तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ऐसे इसने रेलवे ने ये पूछा था ऐसे क्वेश्चन, अब आगे ऐसे भी पूछ सकता है भाई, ये डाल देगा, ये डाल देगा, इसकी जगह उपरोक्त सभी लिख देगा, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो दोनों डाले हुए हैं, आपने तो पूर्वी गोलार्ध भी डाला है, उत्तरी गोलार्ध भी डाला है, अब हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर तो देखो आपका कंफ्यूज होना बनता है। लेकिन जब है ना HSSC ने CHSL में ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसने जो है ना ये दोनों ही डाल रखे थे, और आंसर उन्होंने उत्तरी गोलार्ध माना था। अब भाई अगली बार क्या पता वो फिर से डाल दे और पूर्वी गोलार्ध मान ले। तो भाई 1-2 क्वेश्चन का तो खासकर ना SSC में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन HSSC वाले मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 1-2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन, वो ऐसे 2 क्वेश्चन तो खासकर करते हैं वो, कि उनका अपना ही आंसर होता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में स्थित है। अब यहाँ हम क्या करें? तो कुछ बच्चों ने पूर्वी गोलार्ध लगाया होगा, कुछ ने उत्तरी गोलार्ध लगा, लेकिन HSSC ने उत्तरी गोलार्ध मान लिया था। इसलिए मैंने बच्चों उत्तरी गोलार्ध को कल आंसर बताया था, परसों पूर्वी गोलार्ध में से गलती से लग गया था। और अब क्या पता भाई फिर से पूछ ले और हम उत्तरी गोलार्ध लगा के आ जाएं और वो पूर्वी गोलार्ध को मान ले। तो दोनों आंसर जब हो जाते हैं ना, जब किस्मत या फिर लक काम करता है बच्चों, अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है। अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और ज्योग्राफी ना बच्चों समझने का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की तरह इसको हम रट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये मैं टेस्ट के लिए क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांछित मेल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और भाई सोनीपत में तो जो है बहुत बुरा हाल है कोरोना से, आपके वहाँ पे क्या है? प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए।